क्लास। आज हम परफेक्ट कंपटीशन के संबंध में पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक दशा है और हम विभिन्न बाजारों के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन उनमें से एक है। और जैसा कि यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे हमने बनाया था बाजार संरचना पर एक वीडियो बनाया था। तो बाजार संरचना में इन कई बाजार के प्रकारों के बारे में वर्गीकरण किया गया है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के बाजार होते हैं उनके बारे में वहाँ विस्तार से समझाया गया है। अब हम एक एक करके बाजारों के बारे में उनका आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उन बाजारों में विभिन्न बाजारों की दशाओं में मूल्य और उत्पादन का निर्धारण किस किस प्रकार से होता है। यानी कि कोई फर्म या इंडस्ट्री अपने उत्पादन का कितना हम उत्पादन करें और उस उत्पादन का उस वस्तु का कितना हम कीमत रखें, किस कीमत पे वो बेचें, ये सब कैसे तय होता है। किसी वस्तु का आप कोई मोबाइल खरीदते हैं या कोई पेन खरीदते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो उसकी कीमत जितनी रखी जाती है वो कैसे तय होता है, उसका डिसाइड कैसे होता है। तो जो हम कीमत दुकानदार को पे करते हैं, तो उसके बारे में हम विभिन्न बाजारों के संबंध में चर्चा करेंगे। आज हम अभी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण कैसे होता है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है मार्केट में, तो इस स्थिति में कोई भी फर्म या उत्पादक अपने वस्तु का उत्पादन कितना करे और उस उत्पादन के वस्तु की कीमत क्या रखे, इसका निर्धारण वो कैसे करता है, उसी के बारे में इसमें हम समझेंगे। तो इसमें एक तो मीनिंग पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं देखेंगे। उद्योग का संतुलन देखेंगे, उद्योग और फर्म में क्या अंतर होता है, इंडस्ट्री और फर्म। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि अ, अनेक फर्मों को मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है। एक अनेक फर्मों का एक सामूहिक रूप है इंडस्ट्री। तो उसको आगे हम समझेंगे। कुल आय तथा कुल लागत विधि, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के द्वारा हम कैसे निर्धारण होता है मूल्य और उत्पादन का पूर्ण प्रतियोगिता में, उसको इसमें हम देखेंगे। और फर्म की इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, फर्म का संस्थिति या संतुलन या साम्य कैसे निर्धारित होता है। फर्म का साम्य का मतलब जहाँ पे उसका उत्पादन और कीमत का निर्धारण होता है, वही फर्म का साम्य होता है। तो एक एक करके हम इसको आगे देखेंगे। आशय आशय पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन वह दशा है जिसमें हम यह मान के चलते हैं कि फर्में असंख्य स्थिति में है, बहुत सारी फर्में हैं, अनेक फर्में हैं जिसमें एक दूसरे के व्यवहार का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सभी फर्में मिलकर एक समान वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई फर्म है जो साबुन बनाती है और साबुन बनाने वाली फर्में अनेक हैं, ठीक है, असंख्य फर्में हैं और वो फर्में सभी एक ही आकार प्रकार का साबुन बनाती हैं और एक ही प्राइस पे बेचती हैं, ठीक है, प्राइस भी सेम है। तो ऐसी दशा को हम यानी कि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो जाएगा यदि रंग में, रूप में, आकार में, प्रकार में, हर रूप में वो एक ही प्रकार की वस्तु बनाती है, मतलब वस्तु भी भेद नहीं है, कमोडिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ऐसी दशा किसमें पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन में पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती है। और इसमें फर्में एक ही प्राइस पे अपनी वस्तु को बेचती हैं और इसीलिए इस पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कंज्यूमर को लाभ होता है, उसे उसका शोषण होने का भय कम होता है। और इसी प्रकार से क्रेताओं की भी संख्या अधिक होती है, जो उपभोक्ता हैं उनकी भी संख्या, उस वस्तु को खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, लार्ज नंबर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के सेलर एंड बायर की संख्या लार्ज होती है, ठीक है। तो ऐसी दशा में जब और वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, एक ही आकार प्रकार के मतलब होमोजीनियस समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो अनेक असंख्य फर्म जब एक तरह की वस्तु बनाए, एक ही आकार प्रकार की वस्तु का उत्पादन करें,
और वो सारी फर्में एक ही कीमत पर वो वस्तु को बेचें, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा कहलाएगी। और इसी प्रकार से जो उपभोक्ता है वो भी अनेक उपभोक्ता उस वस्तु को जो क्रय करते हैं वो भी बहुत भारी संख्या में होते हैं, और एक क्रेता का दूसरे क्रेता के व्यवहार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या एक क्रेता या एक उपभोक्ता के उस वस्तु के उपभोग करने यानी कि क्रय करने या न करने का उसके मांग पे, पूरे मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का आशय ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की और विक्रेताओं की, अर्थात सेलर एंड बायर की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक फर्म या किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार का उस वस्तु के बाजार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इस पे उत्पादन दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे, और ये एम आर ए आर के बराबर होता है, और ये ए आर ही डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, डिमांड कर्व या मांग वक्र कहलाता है। ये प्राइस के बराबर होता है, तो प्राइस एम आर और ए आर के बराबर होता है। तो पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्णतया लोचदार मतलब ये जो मांग वक्र है या ए आर वक्र है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और ये पूर्णतया लोचदार है क्योंकि यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली विशेषता, क्रेताओं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। ये हमने अभी चर्चा किया कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बायर्स और सेलर्स की बहुत अधिक संख्या होती है, लार्ज नंबर होता है। बायर्स उस वस्तु के क्रय या उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। उस वस्तु को बनाने वाले या बेचने वालों की संख्या भी अत्यधिक होती है, असंख्य होती है। इसलिए किसी एक सेलर का उस पूरे मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि वो कीमत बढ़ाए तो नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि उसके वस्तु को कोई क्रय नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वो बाध्य है कीमत को न बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय, इंडिपेंडेंट डिसीजन। इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब है कि कोई भी फर्म जब चाहे उत्पादन बंद करके और उद्योग से बाहर जा सकता है। यानी कि यदि उसे लगता है कि उसका लॉस बढ़ता जा रहा है क्योंकि कीमत को वो प्रभावित नहीं कर सकता, तो यदि वो लॉस में कार्य कर रहा है और उसे उसकी लॉस बढ़ती जा रही है तो कभी भी उत्पादन को बंद करके बाहर जा सकता है। और कोई भी फर्म जब चाहे उत्पादन को शुरू कर सकता है। ठीक है, कोई भी फर्म जब चाहे प्रोडक्शन को शुरू कर सकता है। यदि वो देखता है कि उसे प्रोडक्शन में लाभ हो रहा है तो कभी भी प्रोडक्शन को शुरू कर सकता है। अर्थात एग्जिट और एंट्री स्वतंत्र होता है। ठीक है, एग्जिट एंड एंट्री इंडस्ट्री में फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। अब नेक्स्ट विशेषता क्या है, वस्तुओं की एक रूपता या वस्तु विभेद का अभाव। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि होमोजेनियस प्रोडक्ट पाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि वस्तु विभेद जीरो पाया जाता है। सभी वस्तुएं जो सभी फर्में हैं वो एक तरह की वस्तु बनाती हैं, सेम आकार प्रकार रंग रूप। हालांकि ये वास्तविकता में नहीं पाया जाता है। यदि साबुन बनाने वाली कंपनी है तो लक्स का अपना रंग रूप होगा और विशेषता होगा, है ना। निरमा का अलग अपना रंग रूप विशेषता होगा, पियर्स का अपना अलग रंग रूप विशेषता होगा। तो ये सही एक काल्पनिक बाजार की अवधारणा है, लेकिन इसमें ये हम विशेषता मान के चलते हैं कि वस्तुएं एक रूप होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार से संबंधित पूर्ण ज्ञान, सेलर और बायर को बाजार से संबंधित पूर्ण ज्ञान होता है। हर उपभोक्ता को उस वस्तु की कीमत पता होती है, उसकी लागत पता होती है, उसे पता होता है कि मार्केट में वो किस कीमत पे बिक रही है, उसकी कॉस्ट क्या है। सेलर को पता होता है कि इस वस्तु की मांग कितनी है, मार्केट में कितने उपभोक्ता उस वस्तु को पसंद करते हैं, कितना कीमत है, उस किस किस कीमत पे उस वस्तु को बेची जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि बायर और सेलर दोनों को पूर्ण ज्ञान होता है मार्केट का। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, इसी की चर्चा हमने ऊपर किया। स्वतंत्र निर्णय,
स्वतंत्र निर्णय मतलब उत्पादन कितना करे, कैसे करे, इसका स्वतंत्र निर्णय वो कर सकता है। और प्रवेश और बहिर्गमि, फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है फर्मों का परफेक्ट कंपटीशन में। उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील माना गया है इसमें, कि पूर्ण रूप से गतिशील है, यानी कि कोई भी साधन, यदि कोई ए साधन है, यदि वो एक्स वस्तु के उत्पादन से निकलकर वाई वस्तु के उत्पादन में जाना चाहता है तो वो पूरी तरह से गतिशील है, यानी कि जा सकता है। अर्थात उसका जो प्रोडक्टिविटी एक्स वस्तु में जितनी कुशलता से उत्पादन कर रहा है उतनी कुशलता से वो वाई वस्तु का भी उत्पादन करेगा। ये हम इसमें विशेषता में ले लेते हैं। ये विशेषता ही एक तरह से मान्यता भी कह सकते हैं, इसका एजम्पशन भी यही है। वस्तुओं की परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तथा विक्रय लागत का अभाव, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम जीरो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि ऐसी वस्तु जो गुजरात में बन रही है तो वो गुजरात में जिस कीमत में बेची जाएगी उसी कीमत पे वो दिल्ली में बेची जाएगी, उसी कीमत में वो दिल्ली में बेची जाएगी, उसी कीमत में वो झारखंड में बेची जाएगी, उसी कीमत पे वो बिहार में बेची जाएगी। तो इसका मतलब कि ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को आप देखते होंगे, कोई जैसे कोई पेन है तो वो पेन हर राज्य में, हर क्षेत्र में एक ही कीमत पे बेची जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब गुजरात में जो चीज़ बन रहा है वो यदि गुजरात में बेचा जाए तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या परिवहन लागत तो जीरो माना जा सकता है। लेकिन यदि उसे ले जा करके और उड़ीसा में बेचा जाए तो उड़ीसा में, गुजरात से उड़ीसा ले जाने में तो परिवहन लागत, यदि वो ढुलाई लागत इसको कहते हैं, परिवहन लागत को ढुलाई लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसका कुछ ढुलाई लागत तो लगेगा, लेकिन हम यहाँ इसको जीरो मान ले रहे हैं कि कोई ढुलाई लागत नहीं है। जिस कीमत में वो जहाँ बन रहा है वहाँ बिक रहा है उसी कीमत पे वो दूसरे राज्यों में भी बेचा जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता एक ये भी है कि इसमें हम परिवहन लागत को जीरो मान लेते हैं, जीरो है, अभाव है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है? एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में, किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में और किसी भी उत्पादक, कोई भी, चाहे वो फर्म हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, जो भी उत्पादक है, जो भी फर्म है या प्रोड्यूसर है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, क्या? प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करना चाहेगा अधिकतम। ये हमेशा याद रखना है कि हर हाल में वो डिसीजन वहां लेगा, मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण वो उस जगह करेगा जहां पे उसे अधिकतम प्रॉफिट हो रहा हो। तो बाजार की कोई भी स्थिति, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो या एकाधिकार हो, प्रत्येक विक्रय इकाई या फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है, अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करती है। क्योंकि लाभ की मात्रा दो बातों पर निर्भर करेगी, एक तो उत्पादन की मात्रा को समायोजित किया जाए और दूसरा मूल्य, यानी कि उत्पादन की मात्रा कितनी रखा जाए और कीमत कितना रखा जाए। ये दो चीजें ही मिल करके उसके प्रॉफिट को डिसाइड करती हैं कि उसकी प्रॉफिट कैसा होगा। तो इस प्रकार से दो चीजें हैं, एक तो मूल्य का निर्धारण की समस्या उसके सामने रहती है और उत्पादन निर्धारण की समस्या उसके सामने रहती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण उद्योग करता है और उद्योग विभिन्न अनेक फर्मों का एक सम्मिलित रूप है। जैसे कोई एक वस्तु, जैसे मैंने साबुन का उदाहरण लिया, यदि साबुन बनाने वाली विभिन्न फर्में हैं तो उन फर्मों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री कहलाएगा। और इंडस्ट्री इंडस्ट्री की इंडस्ट्री कीमत निर्धारण कहाँ करेगी? जहां डिमांड और पूर्ति उसकी बराबर हो, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के द्वारा, शक्तियों के द्वारा निर्धारण होगा। यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति के जहां बराबर होगा वहीं कीमत का निर्धारण होगा। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उद्योग द्वारा होगा, जबकि उत्पादन का निर्धारण समायोजन फर्म करेगी। यानी कि व्यक्तिगत फर्म जो उत्पादन करने जा रही है वो तय करेगी कि उसे उत्पादन कितना करना है, क्योंकि उसके लिए कीमत पहले से ही फिक्स रहेगा कि यदि इस वस्तु का उत्पादन करना है तो इस कीमत पर ही बेचना होगा। तो कीमत उसके लिए पहले से ही तय रहेगा। अब उसे किस पे काम करना होगा? उत्पादन पे, आउटपुट पे काम करना होगा कि वो आउटपुट को किस स्तर पे ले जाए कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, अधिकतम हो सके। तो वो केवल आउटपुट समायोजन पे काम करता है। सबसे पहले हम उद्योग का संतुलन देखेंगे, इंडस्ट्री का संतुलन देखेंगे। इंडस्ट्री का संतुलन वहां होता है जहां पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि समग्र मांग यदि कम होगा
समग्र पूर्ति ज्यादा होगी तो कीमत कम होगी, समग्र मांग यदि अपेक्षाकृत अधिक होगा और समग्र पूर्ति कम होगी तो कीमत अधिक होगी। तो इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कीमत निर्धारण होगा। चित्र में जैसे दिखाया गया डीडी मांग वक्र को दिखाया गया है और पूर्ति वक्र समग्र पूर्ति वक्र को एस एस दिखाया गया है। यह मांग वक्र जो दिखाया गया है ये समग्र इस उत्पादन को, यदि हम साबुन के इंडस्ट्री को लें तो साबुन के उत्पादन में लगे सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित की गई मात्रा को हम जोड़ लेंगे तो इंडस्ट्री की कुल मांग हो जाएगा कितना, ओ क्यू मांग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ओ क्यू पूर्ति हो जाएगी ई बिंदु पर, एस एस समग्र पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, फर्मों के द्वारा उत्पादित की गई कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, ओ क्यू हो जाएगी। चूंकि इतनी ही मांग भी है, डीडी मांग को दिखाता है उपभोक्ताओं के द्वारा उस वस्तु की, तो ई बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं जहां पे मांग किसके बराबर है, डिमांड किसके बराबर है, पूर्ति के, और इसी के शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होगा, कीमत ओपी निर्धारित होगी। और इस प्रकार से ओ क्यू वस्तु किस कीमत पे बेची जाएगी, ओपी वस्तु कीमत पे बेची जाएगी। इस प्रकार कीमत का निर्धारण होगा और इसी कीमत पर सभी फर्में अपने वस्तुओं को बेचेंगे, ये कीमत निर्धारित हो जाएगी। और इस कीमत पे अब कुछ फर्मों को हो सकता है कि लाभ हो रहा हो या कुछ फर्मों को हो सकता है कि हानि हो रहा हो, घाटा हो रहा हो, अर्थात उनका कॉस्ट, इस कीमत पे उनका कॉस्ट हो सकता है कि ज़्यादा हो प्राइस से, कुछ का हो सकता है कि कॉस्ट कम हो प्राइस से तो उनको लाभ होगा, उसको कहेंगे असामान्य लाभ। कुछ का कॉस्ट बराबर हो प्राइस के तो उनको सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है। यदि कॉस्ट कम है प्राइस ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसे एब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जिससे आकर्षित होकर नई फर्में प्रवेश करेंगी, उत्पादन और बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कीमत नीचे आएगा और धीरे धीरे दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में जो असामान्य लाभ है वो समाप्त हो जाएगा और सामान्य लाभ लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में सभी फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संस्थिति पे अब आते हैं। अभी हमने उद्योग के बारे में देख लिया कि उद्योग कैसे कीमत का निर्धारण करेगा। तो उद्योग कीमत का निर्धारण वहां करेगा जहां सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की मात्रा, उसी को हम आपूर्ति कहेंगे, सप्लाई, वो बराबर हो समग्र मांग के, यानी कि समग्र अर्थव्यवस्था में उस वस्तु की कितने उपभोक्ता मांग कर रहे हैं उनको हम जोड़ दें तो समग्र मांग हमें प्राप्त हो जाएगा। और मांग और पूर्ति की शक्तियां जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, बराबर होंगी, वहां पे कीमत का निर्धारण होगा और उस कीमत पे बेचेंगी। अब इंडिविजुअल फर्म पे आते हैं। अब फर्म का संतुलन कैसे होगा, कोई फर्म किस स्थिति में संतुलन में होगी, अर्थात अपना उत्पादन निर्धारण कैसे करेगी जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो फर्म का उद्देश्य क्या होता है, फर्म का उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या लॉस को मिनिमाइज करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैसे वो अपने लॉस को कम से कम करे, यदि अल्पकाल की बात हो रही है तो, क्योंकि दीर्घकाल में यदि लॉस है तो वो तो छोड़ के भाग जाएगी इंडस्ट्री, उत्पादन करेगी नहीं। यदि अल्पकाल है तो कैसे वो लॉस को कम करे जिससे कि कम से कम हानि हो, तो वहीं वो संतुलन की स्थिति में होगी। किसी भी फर्म को अधिकतम लाभ की स्थिति तब प्राप्त होगी जब फर्म द्वारा बेची गई वस्तुओं से प्राप्त होने वाली कुल आय उस पर कुल लागत होने वाली कुल आय तथा उस पर कुल लागत लगने वाली लागत का अंतर अधिकतम हो। ये थोड़ा सा सेंटेंस देख लीजिएगा। तो कुल आय अधिकतम हो कुल लागत से, ठीक है। टोटल कॉस्ट, टीसी फॉर टोटल कॉस्ट, टीआर फॉर टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल आय कुल लागत से अधिक हो और ये अंतर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उसे प्रॉफिट अधिक होगा, उसके लिए प्रॉफिट उतना ही अधिक होगा। इसलिए फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने उत्पादन लागत, दूसरे शब्दों में अपने उत्पादन को नियमित करती है, अपने उत्पादन को समायोजित करती है जिससे कि वो उसका टोटल रेवेन्यू अधिक से अधिक हो, टोटल कॉस्ट
कम से कम हो। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि टोटल रेवेन्यू उसका स्थिर है, उसे पता है कि टोटल रेवेन्यू हमें इतना ही मिलने वाला है क्योंकि कीमत फिक्स है, तो वो क्या करेगा, वो टोटल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगा। टोटल कॉस्ट कैसे कम करेगा, तो अपने उत्पादन को, क्वांटिटी को, क्यू को समायोजित करेगा, ऊपर या नीचे करेगा, जिससे कि उसका टोटल कॉस्ट कम हो सके। यदि टोटल कॉस्ट फिक्स है तो अपने टोटल रेवेन्यू को वो बढ़ाना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल रेवेन्यू हो, इसके लिए क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से इस विभिन्न विधियों से अपने प्रॉफिट को अधिकतम करने की वो कोशिश करेगा। तो फर्म की संस्थिति का निर्धारण दो तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो कुल आय कुल लागत विधि है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड, और एक है एमआर और एमसी विधि, यानी कि सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट दृष्टिकोण से। तो इसमें हम इस वीडियो में अभी हम टीआरटीसी विधि के माध्यम से देखेंगे कैसे उसका उत्पादन निर्धारण हो रहा है और कीमत निर्धारण हो रहा है, और एमआर एमसी विधि को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं टीआरटीसी विधि से कैसे उसका अधिकतम लाभ होता है। तो जैसा अभी हमने देखा कि कुल आय कुल लागत विधि से उसका लाभ अधिकतम तभी होगा जहां पे कुल आय उसके कुल लागत से अधिक हो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से अधिक हो। तो इसके लिए यदि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना हो तो इसकी प्राप्ति के लिए वह टीआरटीसी के अंतर को अधिक करने का प्रयास करेगा। इस अधिकतम की स्थिति में फर्म संस्थिति की स्थिति में होगी। किस प्रकार फर्म की एक संस्थिति को प्राप्त करेगी, इसे रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। इस रेखा चित्र को ध्यान से देखिए। जब हमने रेवेन्यू पढ़ाया था तो ये टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है और टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होता है, ये दोनों हमने बताया है। ये मेरे पिछले वीडियो में आगम और लागत की वीडियोज हैं पड़े हुए, उनको आप देख लेंगे तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एक सीधी रेखा खींची गई है, चूंकि ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू एक सीधी रेखा जीरो से स्टार्ट होकर जा रही है। क्यों ऐसे क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो प्राइस स्थिर है। क्यों, क्योंकि प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में हम जानते हैं कि प्राइस फिक्स होता है, प्राइस में कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। प्राइस स्थिर होने के कारण जैसे जैसे उत्पादन वो बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी। जैसे Q2 उत्पादन पे उसकी टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसको यदि कोई नाम देते हैं हम R, तो ORE2Q2 टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, ORE2Q2। इसी प्रकार से किसी भी उत्पादन के स्तर पे हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। जैसे Q3 यदि उत्पादन कर दिया तो इस स्थिति में वो यहाँ से हम एक रेखा इस पे डालेंगे और हम निकाल लेंगे कि टोटल रेवेन्यू, मान लो ये R1 है तो टोटल रेवेन्यू OR1E1Q3 ये इससे ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि उत्पादन बढ़ गया। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा टोटल रेवेन्यू उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक सीधी रेखा इसीलिए होता है क्योंकि कीमत स्थिर होता है, यानी कि कीमत स्थिर होता है तो यानी कि एमआर स्थिर होगा, एमआर बराबर होगा प्राइस के और प्राइस ही होगा एआर। तो ये सारे आपस में बराबर होंगे, जिसके कारण यह एक स्ट्रेट लाइन जीरो से शुरू होगी। जीरो से इसलिए शुरू होगी क्योंकि यदि उत्पादन जीरो होगा तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू भी जीरो होगा। ठीक है, ये सीधा संबंधित होता है उत्पादन से। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट होता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट एफ से शुरू हो रहा है। एफ से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि यदि उत्पादन जीरो है तो भी वो ओ एफ के बराबर उसकी लागत लगेगी। इसको हम कहेंगे स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट, जब आप मेरा वीडियो कॉस्ट वाले वीडियो देखेंगे तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा कि ये कॉस्ट क्या होते हैं, तो वहां पे ये डिटेल में मिलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होगा, ओ एफ के। ये बताता है कि उत्पादन जीरो होने पर भी उत्पादक को ओ एफ के बराबर लागत वहन करना ही पड़ेगा। अब ये एफ से शुरू होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन इसका स्लोप आप देखेंगे तो नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बताता है कि प्रति इकाई लागत शुरू में क्या होता है, प्रति इकाई लागत क्या बताता है, एवरेज कॉस्ट, या एक अतिरिक्त इकाई का लागत बताता है मार्जिनल कॉस्ट। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, गिर सकता है। मार्जिनल कॉस्ट के गिरने के कारण एवरेज कॉस्ट गिरेगा। तो शुरू में एवरेज कॉस्ट गिरता है, इसीलिए इसका स्लोप गिर रहा है। तो शुरू में गिरता है, क्यों गिरता है, क्योंकि उत्पादन शुरू होता है, अभी नए नए
साधन उत्पादन शुरू करते हैं, मशीनरी बहुत बड़ी होती है, मशीनरी का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रति इकाई लागत या अतिरिक्त एक इकाई का अतिरिक्त लागत कम होता है, घटता हुआ होता है। बाद में फिर कुछ कुछ समय तक घटेगा, कुछ उत्पादन के स्तर तक घटेगा, उसके बाद बहुत तेजी से ये ऊपर की ओर उठता है। तो आप देखते होंगे जब कॉस्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखते होंगे लागत वक्र बहुत तेजी से एक सीमा के बाद लागत समता के बाद लागत वृद्धिमान नियम लागू हो जाता है और बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसलिए इसका जो शेप है वो इस प्रकार का होगा, एफ से शुरू होगा और शुरू में लागत गिरता हुआ होता, फिर एक समता बिंदु आएगा जहाँ पे लागत स्थिर हो जाता है, यानी कि उत्पादन के अनुपात में ही लागत में भी वृद्धि होगी और फिर उसके बाद बहुत तेजी से लागत ऊपर की ओर उठ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई के पहले से ही उत्पादन लागत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो स्लोप है टोटल कर्व का टोटल कॉस्ट कर्व का, ये स्लोप दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट को और जो टीआर का स्लोप है वो दिखाता है मार्जिनल रेवेन्यू को। तो इस प्रकार से ये टोटल रेवेन्यू का स्लोप एमआर को दिखाता है और टोटल कॉस्ट का कर्व का स्लोप एमसी वक्र को दिखाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि उत्पादन का निर्धारण कैसे करेगा। उत्पादन का निर्धारण इस प्रकार करेगा, इसमें इस चीज को एक एक को समझते चलेंगे। अब ये टोटल कॉस्ट कर्व दो जगह पे टोटल रेवेन्यू के बराबर है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर कहाँ पे, एक तो E1 पे और एक E3 पे, ठीक है, E1 पे और E3 पे। E1 के पहले E2 के पहले क्या है, टोटल, एक मिनट, टोटल जो टोटल रेवेन्यू है वो कम है टोटल कॉस्ट के। E2 के पहले देखिए ये टोटल रेवेन्यू यदि इस बिंदु पे लें तो इस बिंदु पे टोटल रेवेन्यू यदि उत्पादन OQ है और तो टोटल रेवेन्यू ये है, इतना है, जबकि टोटल कॉस्ट ये है, कॉस्ट वाली लाइन, तो टोटल कॉस्ट ये है, यानी कि टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से, क्योंकि टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है टोटल रेवेन्यू के E2 के पहले। E2 पे दोनों बराबर हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। इसके बाद E2 के बाद टोटल रेवेन्यू कर्व ऊपर हो जाता है, ये सीधी लाइन जो जा रही है टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू ऊपर हो जाता है टोटल कॉस्ट कर्व के, यानी कि टोटल रेवेन्यू अधिक हो जाता है टोटल कॉस्ट से, और ये फिर E3 पर दोनों बराबर हो जाते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं, और E3 के बाद फिर टोटल कॉस्ट ऊपर हो जाता है, टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे हो जाता है, यानी कि टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो दो बिंदु हमें मिलता है, एक तो E2 बिंदु जिसके पहले लॉस की स्थिति है उसे, यानी कि टोटल रेवेन्यू ज्यादा, टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से, और E3 के बाद भी वो लॉस की स्थिति में है जहां पे टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन का स्तर Q2 से Q4 के बीच ही ऐसा स्थिति होगी जिसमें उसे प्रॉफिट की स्थिति आ सकती है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख के भी बताया गया है। अब इसको हम यदि गौर से देखें तो इस चित्र में हमें दो बिंदु मिलता है, यानी कि E2 से E3 के बीच में टोटल रेवेन्यू अधिक है टोटल कॉस्ट से, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि उत्पादन के स्तर को देखा जाए तो Q2 से Q4 के बीच में। अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, अर्थशास्त्रियों का मंत्र है कि टोटल रेवेन्यू अधिक होगा टोटल कॉस्ट से, जितना ही अधिक होगा, जितना ज्यादा गैप होगा प्रॉफिट उतना ही अधिक होगा, प्रॉफिट को पाई से दिखाते हैं उतना ही अधिक होगा। तो इसके लिए हम दोनों वक्रों पे एक सीधी रेखा खींचते हैं और दोनों वक्रों का स्लोप जहां पे बराबर होता है, स्लोप बराबर होने का मतलब ये हो गया कि मार्जिनल रेवेन्यू टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का स्लोप दिखाता है, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का स्लोप को दिखाता है। तो इस पे हम टोटल कॉस्ट कर्व पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जैसा कि हमने ए बी से एक सीधी रेखा खींचा है। जो टोटल रेवेन्यू जो कि ऑलरेडी एक सीधी रेखा है, इसकी स्लोप निकालने की हमें जरूरत नहीं है, इसकी स्लोप हर बिंदु पे बराबर है क्योंकि एक ऑलरेडी एक सीधी रेखा है टोटल रेवेन्यू। तो ये इसके पैरेलल
हो जाता है ए और बी बिंदु, ई बिंदु पे टोटल कॉस्ट के कर्व के ई बिंदु पर टोटल रेवेन्यू कर्व के स्लोप के बराबर होता है टोटल कॉस्ट कर्व का स्लोप। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अधिकतम होगा उत्पादक के लिए ई वन इतना क्या है, ये प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट है। और ऐसी स्थिति में कॉस्ट कितना है Q3E और टोटल रेवेन्यू क्या है Q3E1। तो इस प्रकार से प्रति इकाई प्रॉफिट E1E प्रति इकाई तो प्रॉफिट है। तो उत्पादन का जो उसको लाभदायक उत्पादन होगा वो OQ3 पर संस्थिति में होगा फर्म, यानी कि OQ3 उत्पादन की मात्रा वो रखेगा, OQ3 पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा और OQ3 तक ही वो अपने उत्पादन को बढ़ाएगा। दूसरी तरफ यह है कि यदि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि यदि वो उत्पादन को OQ3 तक ही रखता है तो ऐसी स्थिति में वो इस लाभ से वंचित रह जाएगा E1 E3 या E3 E1 इस लाभ से वो वंचित रह जाएगा। इसलिए उसे उत्पादक को अपने उत्पादन को OQ4 तक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, OQ4 तक बढ़ाना चाहिए, जहां पे वो ये जो लाभ से वंचित रह रहा था ये लाभ भी वो कमा सकता है, जहां पे E3 पे TR इक्वल टू TC यानी कि TR TC के बराबर हो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो। और ऐसी दशा में उसे ये टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, जो ये टोटल ये जो मैं छायांकित भाग बना रहा हूँ ये टोटल उसे प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यदि वो Q3 पर ही उत्पादन रोक देता है तो वो इस भाग के इस लाभ के इस भाग से वंचित रह जाएगा। इसलिए उत्पादन को उसे Q4 पर रखना चाहिए, जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो। अब E2 पर भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, लेकिन यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व टोटल रेवेन्यू कर्व को नीचे की ओर काट रहा है और यहाँ ऊपर की ओर काट रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां पे टोटल कॉस्ट कर्व टोटल रेवेन्यू कर्व को ऊपर की ओर काटता हो उस संतुलन में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो और वहां पे उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि जहां पर अधिकतम अंतर हो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में, वहां पे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और इसी को उन्होंने संस्थिति की स्थिति को माना, इस उत्पादन के स्तर को OQ3 उत्पादन के स्तर को। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अधिकतम लाभ वाला उत्पादन वहां होगा जहां TR तथा TC के बीच लंबी अंतर अधिकतम हो। दोनों के बीच का अंतर वहां अधिकतम होगा जहां TR समांतर रेखा TC स्पर्श रेखा हो, जैसा कि ये दिखाया गया है। AAB स्पर्श रेखा से खींचा गया है जो TR वक्र के स्लोप के बराबर होगा। और यहाँ पे अधिकतम लाभ की स्थिति होगी, जैसे E1 यही प्रॉफिट को दिखाएगा और यहीं पे प्रॉफिट अधिकतम होगा, यानी कि उत्पादन के OQ3 स्तर पे, उत्पादन के OQ3 स्तर पे E कुल लाभ है, E1 यहाँ पे रहेगा। इस उत्पादन के स्तर पर फर्म संस्थिति की स्थिति में होगी, किस उत्पादन के स्तर पे, तो OQ3 उत्पादन के स्तर पे। और प्रति इकाई मूल्य यदि हम Q3E1 में भाग दे दें OQ3 से तो हमें प्रति इकाई मूल्य या ER TR के ढाल के बराबर प्राप्त होगा। TR का ढाल क्या दिखाएगा, TR का ढाल दिखाएगा MR, और MR पूर्व प्रतियोगिता में बराबर होता है AR के, और AR पूर्व प्रतियोगिता में बराबर होता है प्राइस के। तो इसी प्रकार ये कीमत के बराबर होगा। Thanks for watching.